बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर हूँ और आप देख रहे हैं RNN डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, पाकिस्तानी 25 करोड़ आवाम को कुछ नहीं पता कि आने वाले दिनों में उनके साथ क्या होने वाला है। नाज़रीन, ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया है। इसके अलावा पूरी दुनिया का जो इंटरनेशनल मीडिया है वो पाकिस्तान के बारे में अपना मौक़िफ़ क्या बता रहा है। इसके अलावा इस्लामाबाद का एक थिंक टैंक है, उसने जो है वो अपनी रिपोर्ट दी है कि IMF का जो बम फटने वाला है, हम सोच भी नहीं सकते कि पाकिस्तानी अवाम के साथ क्या होने जा रहा है। नाज़रीन, बात करेंगे कि जैसा कि आपको पता है कि इस टाइम जो हमारा मुल्क है वो किस कंडीशन के ऊपर खड़ा हुआ है। हमारे मुल्क के अंदर अनस्टेबिलिटी मौजूद है। आपको पता है कि अभी तक कोई गवर्नमेंट नहीं नज़र आ रही, वाज़ह तौर के ऊपर ना कोई गवर्नमेंट बनती हुई नज़र आ रही है। वफाक के लिए जैसा कि आपको पता है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का नाम जो है वो कोalition गवर्नमेंट के तौर के ऊपर देखा जा रहा है। मेजॉरिटी अक्सरियत किसी भी जो है वो पार्टी ने नहीं ली। जिसने मेजॉरिटी अक्सरियत हासिल की है वो पार्टी का सरबराह जेल के अंदर है और उनकी कोई पार्टी भी नहीं है और वो आज़ाद उम्मीदवारों के साथ जो है वो सरे फरिश्त आए हैं खान साहब। अब नाज़रीन, मैं आपको यहाँ पर यह बताता चलूँ कि एक महीने के अंदर पाकिस्तान का जो कर्ज़ा है वो 1100 अरब जो है वो बढ़ा है, 1150 अरब डॉलर बढ़ा है एक महीने के अंदर। और इस टाइम पाकिस्तान का जो मजमूई कर्ज़ा है वो है 125 अरब से ज़ायद डॉलर जो है वो पाकिस्तान के ऊपर सर के ऊपर इस टाइम कर्ज़ा मौजूद है। नाज़रीन, इस्लामाबाद का एक थिंक टैंक है, उसने ये रिपोर्ट जो है वो बनाई है, वो मैं आपके सामने रखूँगा। इस टाइम जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है उसके पास कोई पैसा मौजूद नहीं। जैसा कि आपको याद होगा कि 7 महीने पहले भी जब शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी तो कहा जा रहा था पाकिस्तान जो है वो दिवालिया होने जा रहा है। बिल्कुल इसी तरह उससे भी ख़तरनाक जो है वो रिपोर्ट अब आ चुकी है। नाज़रीन, गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी ना होने की वजह से IMF ने पाकिस्तानी हुकूमत को कर्ज़ा नहीं देना। जब आपके मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आती तब तक ज़ाहिर सी बात है कोई भी मुल्क आपके अंदर जो है वो इन्वेस्ट नहीं करता, आपको कोई कर्ज़ा देने के लिए राज़ी नहीं। अब ऊपर से नैले के ऊपर दैला, जैसा कि इमरान खान साहब ने जेल के अंदर से जो लेटर दिया था वो IMF को वसूल हो चुका है। अब क्या होगा? अब आप ज़रा सारी बातों का तजिया गौर से सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सबसे पहले हमने 40 से 50 अरब डॉलर उसकी एक किस्त पे करनी है मार्च के महीने में। अगर हम वो किस्त पे नहीं कर पाते, जो जबकि हमारे पास तनख्वाहें देने के लिए पैसे भी नहीं, ज़रा आपने ये बात और ये सारी चीज़ें गौर से समझनी है। 40 से 50 अरब डॉलर जो है वो IMF को हम किस्त की शक्ल में वापस कैसे करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, आप यहाँ पर ज़रा गौर करें कि जब गैर यकीनी की सूरत हाल हो आपके मुल्क में तो कोई सरमायाकार जो है वो आपके मुल्क में नहीं आता। कोई मुल्क आपको कर्ज़ा देने के लिए तैयार नहीं होता। आपको याद होगा कि पिछली दफ़ा जब IMF के प्रोग्राम के लिए पाकिस्तानी क़यादत गई थी तो उन्होंने कहा था कि आप चाइना से कर्ज़ा लें, आप सऊदीया से कर्ज़ा लें। चाइना, सऊदीया और बाकी ममालिक जो एशियाई तरक्याती बैंक है उसके कर्ज़े सारे अलग हैं। ये सिर्फ IMF के कर्ज़े की बात हो रही है। और एक पाकिस्तानी अब 1,25,000 से ज़ायद जो है वो कर्ज़े का हामी हो चुका है। एक पाकिस्तान करोड़ आवाम जो है वो इतने ज़्यादा कर्ज़े के बोझ के नीचे दब चुकी है। नाज़रीन, जो एक इस्लामाबाद का थिंक टैंक है उसका कहना यह था कि अब आप क्या करेंगे मुल्क के अंदर। ज़रा आप सोचें, इस टाइम आपके बिजली के बिल इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि आपको 1 यूनिट 50 रुपये का पड़ रहा है। कम अज़ कम घरों का जो बिल है वो 5,000 है, कम अज़ कम घरों का बिल जिसके 100 यूनिट कंज्यूम हुए। इसके अलावा जिनके 200 यूनिट हैं, 400-500, उस हिसाब से आप उसको देख लें, कैलकुलेशन कर लें कि बिल जो है वो आखिरी हदें छू रहे हैं। यानी कि पाकिस्तानी 75% लोगों के पास अब कैपेबिलिटी नहीं है कि वो बिल पे कर सकें। 75 लोगों के पास। अब आप अंदाज़ा लगाएं, अब मोटा हिसाब कर लें, 5,000 रुपया बिजली का बिल आया, 5,000 रुपया गैस का बिल आया। अब जिस बंदे की 25,000 तनख्वाह है, 10,000 उसने किराया दे दिया, उसने क्या खाना है, क्या बच्चों की फ़ीस देनी है, उसने बाकी घर कैसे चलाना है, पानी का बिल कहाँ से देना है और बहुत सारी चीज़ें कहाँ से उसने करनी है, एमरजेंसी खुशी गमी उसने वो कहाँ से देखनी है। तो पाकिस्तानी जिस कंडीशन से गुजरे हैं आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते।
पाकिस्तान इस बात का बिल्कुल मुतहम्मल नहीं हो सकता। अब IMF आपको तभी कर्जा देता है जब आपके अंदर स्टेबल गवर्नमेंट होती है। अनस्टेबिलिटी के अंदर तो आपको कोई कर्जा नहीं देगा। IMF ने जब कर्जा देना है उसने चारों सूबों से पूछना है। हम आहंगी होनी इंतहाई ज़रूरी है, उनकी इजाज़त मिलनी ज़रूरी है, वफाक की इजाज़त मिलनी ज़रूरी है। उसके बाद आपको कोई भी जो है मुल्क कर्जा देता है कि हमें ज़मानत मिले। आप एक इसकी मिसाल सादा लफ्ज़ों में लें तो किस्तों की दुकान पर आप चले जाएं, वो आपके घर में बेचते हैं कि आपका हमसाया महल्लेदार आपका अपना घर होना ज़रूरी है, वरना आपको जो है वो हम किस्तों पर चीज़ नहीं देंगे। इसी तरह IMF ने गारंटी और शराइत रखनी है। और अब आपके पास गुंजाइश ख़त्म हो चुकी है। डॉलर जो है वो 300 के करीब है, पेट्रोल जो है प्राइसेस वो भी 300 के करीब है, और बिजली का बिल इतना ज़्यादा है, गैस का बिल इतना ज़्यादा है। महंगाई का तूफ़ान जो मार्च के बाद आने वाला है आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। आप क्या कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन ही ख़त्म हो चुके हैं कि आप पैसे की कलेक्शन कैसे करेंगे। अब नाज़रीन इन सारी बातों का क्या हल है। अब आप जितने मर्ज़ी बिजली के बिल बढ़ा लें, जितना मर्ज़ी आवाम के ऊपर बोझ डाल लें, ज़ाहिर सी बात है ये एक रेड लाइन जो होती है ना वो उसने बता दी है। IMF ने कहा कि पाकिस्तान पिछली दफ़ा जब कर्जा लेने हम गए थे तो उसने कहा था कि ये आपकी रेड लाइन है, इसके बाद आपके अंदर गुंजाइश ख़त्म हो चुकी है कि आप मज़ीद कर्जे के मुतहम्मल हो सकते हैं। अब आपके पास गुंजाइश नहीं थी, लेकिन अब हमें जो है वो फिल फॉर अगर हम ये पैसा और रकम ये पे नहीं करते 40 से 50 अरब डॉलर, तो हम तो बिल्कुल डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, और उसके बाद जो तूफ़ान आएगा आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमारे मुल्क में सियासी इस्तेहकाम वो आए, क्योंकि स्टेबिलिटी की वजह से गैर मुस्तहकम होते हुए नज़र आ रहे हैं। हमारा मुल्क जो है डिफ़ॉल्ट की तरफ बड़ी तेज़ी के साथ, इससे ज़्यादा तो हमारे मुल्क में और महंगाई नहीं आ सकती। इस टाइम जो महंगाई की लहर है आप अंदाज़ा लगाएं, 200% दवाइयाँ भी महंगी हो गई हैं, 400% गैस भी महंगी हो चुकी है। अब इसके बाद तो गुंजाइश नहीं बचती कि इस मज़ीद जो है वो महंगाई की जाए। अवाम तो बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती किसी सूरत भी। तो अब क्या हो सकता है, इन सारी बातों का हल और क्या है, इन सारी बातों का तोड़ क्या है। इन सारी बातों का नाज़रीन हल और तोड़ यही है कि सबसे पहले ये किया जाए कि मुल्क के अंदर यकीनी की जो सूरत हाल है फिल फोर्स को ख़त्म किया जाए, और एक कोलेशन जो गवर्नमेंट बनने जा रही है तमाम उनके स्टेक होल्डर्स को बिठा के एक अच्छी टीम जो है वो तश्कील दी जाए, फाइनेंशियल जो रिपोर्ट मरतब करे और आपको क्राइसिस से निकालने के लिए, पाकिस्तान को खुसूसी तौर के ऊपर इकनॉमिकली स्टेबल करने के लिए उन तरजीहात को बनाया जाए, जिसके बाद हम IMF से भी छुटकारा पा लें और उसके बाद हमारा जो मुल्क है वो भी डिफ़ॉल्ट ना करे। अगर हम तमाम जितनी भी पार्टी हैं उनको इकट्ठा करके और फौरी तौर के ऊपर इकनॉमिकली एमरजेंसी नाफज नहीं करते तो हम इस मुश्किलात से बाहर नहीं निकल सकते, जो कि इंतहाई रेड लाइन के ऊपर हम मौजूद हैं और इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल जो है वो सामने नज़र आ रही है। अब सारी बातें छोड़ें कि जो खान साहब ने जेल के अंदर से ख़त लिख दिया है, वो कहते हैं नैले के ऊपर दैला हो गया है। उसके बाद पता नहीं उसका IMF क्या रिएक्शन करता है। वो ख़त जो है वो आज IMF को मिल चुका है, उनका क्या रिस्पॉन्स आता है। खान साहब ने कहा कि जो अब आप कर्ज़ा देंगे आपको किसी ने वापस नहीं करना, तो ज़ाहिर सी बात है उनके कान खड़े हो जाएंगे, उनको जो है वो नज़र आ रहा है। और सारी बातें मैं आपको बताता चलूँ कि आपके जहन में एक बड़ा सवाल आता होगा कि ये जो हमास और इसराइल की जंग वगैरह है इसमें पाकिस्तान मुदाखलत क्यों नहीं कर रहा। पाकिस्तान कैसे कर सकता है, पाकिस्तान ने IMF का कर्जा देना है। IMF के अंदर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, कोई अमेरिका का है, कोई इंडिया का है, कोई इसराइल का है, तो उनके आगे हम कैसे बोल सकते हैं। हम तो उनके कान हैं, हमें तो उनके पैसे देने हैं, तो पैसे देने वाला बंदा किसी को कैसे आंखें निकाल सकता है। तो नाज़रीन ये है सूरत हाल आपके मजमूई मुल्क की। अगर हमारे मुल्क के अंदर ये जो अनकंट्रोलेबल फायर हुआ है, रिजिंग फायर जो सामने नज़र आया है, अगर ये हम स्टेबिलिटी नहीं कायम करते और हमारी जो मुल्की सलामती है यकीन करें उसको भी ख़तरात लाहक हैं, तो अल्लाह ना करे कि ऐसा वक्त आए, क्योंकि हम इस टाइम बॉर्डर लाइन के ऊपर जो है वो खड़े हुए हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो बड़ी वजह है, ये भी बताया जा रहा है। और थिंक टैंक का कहना यही था कि हमने फिल फॉर क्राइसिस से अगर निकलना है तो तमाम पार्टियों को मुत्तहिद होकर तो इकनॉमिकली कोई अच्छी पॉलिसी बनानी पड़ेगी, जिसके बाद मुल्क आपका IMF की कड़ी शराइत से बाहर आ सकता है। वरना ज़ाहिर सी बात है, आप इसका एक आपको मैं और भी मिसाल देता चलूँ कि अगर 2-4 बंदों के अंदर लड़ाई झगड़ा हो
तो और वो घर बेचना चाहें तो कोई भी उनसे घर खरीदने के लिए तैयार नहीं होगा। वो कहेगा भाई अपना पहले लड़ाई झगड़ा ख़त्म करें, आपके अंदर इत्तेफाक राय हो, जब आप फाइनल किसी नतीजे पर पहुँचे तब आप हमें बताएं। IMF ने भी अब आपको कहना है कि आप चीन के पास जाएं, आप सऊदी अरब के पास जाएं, अपने दोस्तों से जो है वो पैसे लें, तो कोई भी मुल्क जो है वो आपको पैसे नहीं देगा। थिंक टैंक का कहना यही था कि अगर आप ये कह सकते हैं कि जी हमारे मुल्क के अंदर क्लाइमेट चेंजेस आए हैं, हमारे मुल्क के अंदर जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं उसकी वजह से हमारा मुल्क का नुकसान हुआ है, सैलाब आया है, तो आप हमें हमारी मदद करें, कर्ज़ा दें, तो वो तो सारी दुनिया देख रही है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो आपको कोई कर्ज़ा देने के लिए तैयार नहीं होगा, कोई गारंटी देने के लिए तैयार नहीं होगा। सिर्फ एक ही वजह है, अनस्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी होना इंतहाई ज़रूरी है। सियासी अदम इस्तेहकाम जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक आपका मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। और अगर अब भी तमाम पार्टियाँ, सियासी पार्टियाँ मिल बैठ के कोई स्ट्रॉन्ग इकनॉमिकली सुपरविज़न के तहत कोई फ़ैसले करती हैं तो हमें 10 साल लगेंगे इस सारी सूरत हाल के ऊपर काबू पाने के लिए। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका मुल्क कहाँ पर खड़ा है। बहुत ही अफसोसनाक खबर है। मज़ीद इंशाल्लाह इससे रिलेटेड अपडेट्स आएंगी तो आपके साथ शेयर करेंगे। दीजिए इसके साथ अपने मेज़बान राजन नसीर को ज़्यादा दुआ में याद रखें। अगले समय दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।